नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। वादे के मुताबिक मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा था मेरे बारे में, इसलिए मैंने ये एक स्लाइड इसमें जोड़ दी है। मेरा फ़ोटो भी है, मेरा नाम भी है, आप इसे देख सकते हैं। आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो चलिए शुरू करते हैं। नागरिकता यानी सिटीजनशिप ये एक ऐसा विषय है जो कि आधुनिक समय में बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है, सामान्य लोगों के लिए भी और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी। तो इसके अर्थ को जान लेते हैं। सामान्यतया नागरिकता का अर्थ होता है एक ऐसी व्यवस्था, ये नागरिकता का अर्थ होता है कि किसी राज्य की सदस्यता, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य का सदस्य है, किसी भी राजनीतिक समुदाय का सदस्य है, तो वह उस राज्य या राजनीतिक समुदाय का नागरिक कहलाएगा। अब ये तो सामान्य अर्थों में हो गया राज्य की सदस्यता, किंतु ये केवल राज्य की सदस्यता मात्र नहीं है। नागरिकता का अर्थ इससे कुछ ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि यह एक तरह का समझौता या एक तरह का लेन देन के जैसे है। आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नागरिकता में जो नागरिक होता है वह अपने राजनीतिक समुदाय के प्रति कुछ निष्ठा, कुछ कर्तव्य, कुछ उत्तरदायित्व वहन करता है और उसके बदले में राज्य या राजनीतिक समुदाय उसके लिए सुरक्षा एवं संरक्षण की व्यवस्था करता है। तो हम देख लेते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि नागरिकता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि राज्य और नागरिक यानी व्यक्ति और राज्य के बीच में एक संबंध है, लेन देन का संबंध है, समझौते का संबंध है। अब इसमें आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जैसे हम राज्य के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, राज्य के नियमों का पालन कर सकते हैं, टैक्स पे करते हैं और राज्य के साथ जो भी सहभागिता करते हैं, इसके बदले में राज्य में कुछ अधिकार प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरह से नागरिकता एक पूर्ण और सक्रिय सदस्यता है, यह उत्तरदायी सदस्यता है। नागरिकता के अवधारणा के विकास के विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं। नागरिकता का जो ऐतिहासिक विकास है अगर हम देखें तो प्राचीन यूनान में और प्राचीन भारत दोनों जगह नागरिकता जब से राज्य है तब से राज्य के सदस्यों यानी नागरिकों और जनता, प्रजा जो कहिए आप, उनके लिए कुछ न कुछ विचार अवश्य मिलते हैं। प्राचीन यूनान में जो लोकतांत्रिक या सिटी स्टेट हुआ करते थे जैसे एथेंस आदि, तो उनमें उनके नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार थे, वो राज्य के बारे में निर्णय ले सकते थे और राज्य के बारे में निर्णय के लिए आपस में इकट्ठा होते थे और वो शासन कैसे चलाना है इसके लिए निर्णय लेते थे। लेकिन उनमें जो नागरिक या जो लोग होते थे वो जनता, वो राज्य की पूरी प्रजा नहीं होती थी, बल्कि वो राज्य के कुछ लोग होते थे जिनमें कि दास और स्त्रियां नहीं शामिल थी, विदेशी लोग नहीं शामिल थे, केवल स्वतंत्र पुरुष वर्ग शामिल था। तो यह नागरिकता की बहुत ही सीमित अवधारणा है। इसी तरह भारत में भी आप देख सकते हैं प्राचीन ग्रंथों में अर्थशास्त्र और वात्स्यायन के ग्रंथ, तो कौटिल्य और वात्स्यायन के विचारों में नागरिकता के विषय में कुछ विचार मिलते हैं, जैसे नागरिक कैसे होना चाहिए, उनका राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है या राज्य का नागरिकों के प्रति क्या कर्तव्य है। बल्कि महाभारत में, मनुस्मृति में, अन्य ग्रंथों में राजा की जब कर नीति और राजा के कर्तव्यों की बात होती है तो प्रजा या नागरिकों के विषय में उसके क्या क्या कर्तव्य बनते हैं इसके बारे में चर्चा मिलती है। मध्यकाल का युग भारत और पाश्चात्य देशों में भी नागरिकता की अवधारणा या किसी भी राजनीतिक सिद्धांत के विकास के लिए बहुत ही मंद समय था। उस समय इन अवधारणाओं के विषय में बहुत कम चर्चा मिलती है। मध्यकाल में यूरोप में तो चर्च का आधिपत्य हो जाने के कारण इहलोक की, मतलब हमारे यहाँ मृत्युलोक या पृथ्वी की कोई चर्चा ही नहीं होती है। सारे लोग ईश्वर के संतान हैं और ईश्वर का जो राज्य है उसकी प्रजा है। तो इसलिए मध्यकाल का समय नागरिकता या किसी भी राजनीतिक अवधारणा के लिए बहुत ही मंद काल है। बहुत कम राजनीतिक अवधारणाओं का विकास मध्यकाल में प्राप्त होता है, भारत में भी और पाश्चात्य देशों में भी। अब आधुनिक काल पर आते हैं। आधुनिक काल यानी मैकियावेली का समय। मैकियावेली का उदय हुआ और उसने इटली के, आप जब यूरोपीय इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इटली के छोटे छोटे राज्यों को एक संगठित राज्य के रूप में और प्रजा की सुरक्षा के लिए एक मजबूत राजा के रूप में मैकियावेली ने दर्शाया है या कल्पना की है।
तो इस तरह से मैकियावेली के चिंतन में यह सबसे प्रमुख मिलता है। 3 प्रमुख घटनाएं जो आधुनिक काल में होती हैं वह नागरिकता की अवधारणा को प्रबल करती हैं। पहला गौरवशाली क्रांति, अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। 1688 की गौरवशाली क्रांति का मतलब है वह क्रांति जो ब्रिटेन में हुई और उसके द्वारा ब्रिटिश संसद राजा के हाथों से अधिकार ब्रिटिश संसद के हाथों में चले गए। तो यह क्रांति न केवल राज्य के अधिकारों को, राज्य के क्षेत्रों को, बल्कि प्रजा यानी नागरिकों के अधिकारों को भी परिभाषित करती है। अमेरिकी क्रांति तो नागरिक अधिकारों के बल पे लड़ी ही गई थी। अमेरिकी क्रांति का उद्देश्य ही था नागरिक अधिकारों को प्राप्त करना और ब्रिटेन की दासता से मुक्ति प्राप्त करना। फ्रांसीसी क्रांति भी सामंतवाद और राजतंत्र की अपेक्षा नागरिकों के हित के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की स्थापना के लिए की गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक ये घटनाएं, जो प्रमुख 3 घटनाएं हैं, इनके माध्यम से नागरिकता और नागरिक अधिकारों की अधिक से अधिक स्थापना हुई और ये पुष्ट हुए। 3 प्रमुख विचारकों का यहाँ मैंने नाम लिखा है। मैकियावेली के बारे में मैंने बताया ही। रूसो एक ऐसा विचारक है जिसने कि नागरिकों के एक सामान्य शुभ यानी एक कॉमन गुड की बात की और नागरिकों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जो स्वतंत्र हैं, अपना भला चाहते, हित चाहते हैं। और रूसो के बाद जॉन लॉक के विषय में ये कहा जा सकता है कि जॉन लॉक को उदारवाद का प्रमुख या उदारवाद की उत्पत्ति जॉन लॉक से मानी जाती है। तो जॉन लॉक के विचारों में बहुत सारी ऐसी बातें मिलती हैं जिनके माध्यम से उदारवादी या नागरिक अधिकारों की बात पता चलती हैं। एक विश्व इतिहास के पटल पर देखा जाए तो आधुनिक काल में 2 और प्रमुख घटनाएं हुई। प्रमुख यूरोपीय देशों के अलावा जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है उस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा देशों में लागू होती है और तब नागरिक अधिकारों और नागरिकता के विषय में चिंतन, नागरिकता के विषय में नए नए विधान इत्यादि बनने शुरू हो जाते हैं। आधुनिक राष्ट्र राज्य भी इस मामले में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि आधुनिक राष्ट्र राज्य के स्थापना के बाद जो अभी हम लोग नेशन स्टेट का फेज देख रहे हैं, हमारे यहाँ ये भारत है, पाकिस्तान है और हमें भारत के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और हमें मतलब ये जो राष्ट्र और राष्ट्र की अवधारणा है, इसके उत्पत्ति के साथ ही नागरिकता की अवधारणा और मजबूत हुई। क्यों? क्योंकि नागरिक अब राज्य का कर्तव्य बन गए। जो राष्ट्र के सदस्य हैं उनके प्रति राज्य का कर्तव्य बनता है और उन सदस्यों की राज्य के प्रति एक निष्ठा होती है। तो इस तरह से हम एक ऐतिहासिक विश्लेषण इस पर करते हैं। नागरिकता की अवधारणा को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि नागरिकता का जब आधुनिक फेज शुरू होता है राष्ट्र राज्यों और लोकतंत्र की स्थापना के बाद से, तो उसमें अधिकारों की बात ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ती चली जाती है। राज्य अपने नागरिकों या सदस्यों को क्या अधिकार प्रदान करते हैं, इससे उनकी नागरिकता पुष्ट होती। ज़्यादातर राज्य अपने सदस्यों को अलग अधिकार प्रदान करते हैं और विदेशी सदस्यों को अलग अधिकार प्रदान करते हैं। मतलब नागरिकों और गैर नागरिकों के अधिकारों में अंतर होता है। इसी से नागरिकता के अधिकार का दृष्टिकोण सामने आता है। एक प्रमुख विचारक हैं T.H. मार्शल, जिनकी किताब 1950 में सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। तो इन्होंने नागरिकता के विषय में बताने के दौरान नागरिकता के विकासवादी दृष्टिकोण का वर्णन किया। मुख्य रूप से इनके अध्ययन का क्षेत्र ब्रिटेन था और इन्होंने बताया कि किस तरह से नागरिकता विकसित होकर के समाज को धीरे धीरे प्राप्त होती है। तो पहले इन्होंने अधिकारवादी दृष्टिकोण में 3 तरह के अधिकारों को बताया है। पहला है नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार का मतलब होता है ऐसे अधिकार जो नागरिकों को किसी राज्य के सदस्य या नागरिक होने के नाते मिलने चाहिए। जनता को, प्रजा को नागरिक होने के नाते जो अधिकार मिलने चाहिए, जैसे उनको वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार मिलना चाहिए, उनको न्याय का अधिकार मिलना चाहिए, उनको शासन के समक्ष समता का अधिकार मिलना चाहिए, कानून के द्वारा उनके साथ समता स्थापित हो, न्याय स्थापित हो। तो इन अधिकारों को नागरिक अधिकार कहा जाता है। मार्शल कहते हैं कि किसी भी राज्य में नागरिकों को सबसे पहले नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद राजनीतिक अधिकार। मैंने बताया कि ब्रिटेन का अध्ययन करके उन्होंने इस निष्कर्ष पर वो पहुंचे कि ब्रिटेन में पहले नागरिक अधिकारों की स्थापना हुई, उसके बाद राजनीतिक अधिकारों जैसे मतदान करना,
चुनाव करना और चुने जाना, मतलब खुद चुनाव में भाग लेना वोट दे करके या प्रत्याशी बन करके, तो ये राजनीतिक अधिकार है। सरकार की क्रियात्मक रचनात्मक आलोचना करना और सरकार के कार्यों में सहभागिता करना, तो ये सारे कार्य राजनीतिक कार्य कहलाते हैं। तो उनका कहना है कि इन अधिकारों में नागरिकता के इस फेज में ये राजनीतिक अधिकार भी जुड़ते गए। तीसरा है सामाजिक अधिकार। मार्शल बताते हैं कि जब नागरिकता विकसित होती है तो वह सामाजिक राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे सोशल सर्विसेज, अस्पताल है, एम्बुलेंस है, स्कूल है, वृद्धों के लिए वृद्धा पेंशन है, वृद्धों के लिए आवास है, अनाथों के लिए आवास है। तो ये जो सोशल सर्विसेज सरकार करती है यह भी नागरिकों के अपने नागरिकों के साथ करती है, और वो इसलिए क्योंकि वो उस राज्य के सदस्य हैं। तो नागरिकता का जो अधिकारवादी दृष्टिकोण है व्यवहारिक दृष्टिकोण है, और वह ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जिन व्यक्तियों को अपने राज्य में अधिकार नहीं प्राप्त होते वो कहते हैं कि हमारी नागरिकता बेकार है, हमारा इस राज्य का सदस्य होना बेकार है, क्योंकि हमें इस राज्य में कोई अधिकार प्राप्त ही नहीं है। तो इस तरह से नागरिकता का अधिकारवादी दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नागरिकता से संबंधित कुछ सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। यहाँ पर 5 सिद्धांत मैंने लिखे हैं: उदारवादी सिद्धांत, स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत, समुदायवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। मैंने पिछले अधिकारों की चर्चा के दौरान बताया था कि टी.एच. मार्शल 1950 में इनकी किताब आई थी सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। इन्होंने उदारवादी सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत दिया था। ब्रिटेन जो एक उदारवादी देश है, उस देश के अध्ययन के दौरान इन्होंने बताया कि किस तरह से राज्य धीरे धीरे अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हैं और नागरिकता पुष्ट होती जाती है। व्यक्तियों के, नागरिकों के अधिकार से ही नागरिकता पुष्ट होती है। तो पहले वो उनको नागरिक अधिकार, फिर राजनीतिक अधिकार और फिर सामाजिक अधिकार प्रदान करते हैं। इसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं। इसके बाद आता है स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत। स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत का मतलब होता है, यहाँ आपको ये चीज़ समझना होगा कि प्रत्येक जो शब्द है उनके साथ कुछ जुड़ी हुई बातें हैं। जैसे जब हम उदारवाद की बात करते हैं तो उदारवादी वो लोग हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून की स्थापना, विधि के शासन में यकीन करते हैं। ठीक। स्वेच्छातंत्रवादी कौन लोग हैं? स्वेच्छातंत्रवादी वो लोग हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता में उदारवादियों से अधिक विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति को एकदम खुला छोड़ देना चाहिए, उनके उन्हीं चीज़ों पे हस्तक्षेप करना चाहिए राज्य को या समाज को जो कि अत्यंत आवश्यक हो, जैसे सुरक्षा है, कानून है, न्याय है। इसके अलावा उनकी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पे राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये स्वेच्छातंत्रवादी लोग कभी कभी तो इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि अराजक हो जाते हैं। मतलब इनको लगने लगता है कि राज्य की भी स्थापना नहीं होनी चाहिए, राज्य की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक। तो आपको जब ये वर्ड सुनेंगे तो इनके साथ कुछ बातें आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि अगर उदारवादी है तो ये क्या कह रहा है, स्वेच्छातंत्रवादी है तो क्या कह रहा है। इसी तरह समुदायवादी का मतलब होता है ऐसे लोग जो व्यक्ति के हितों को समाज के हितों में एकाकार मान लेते हैं। ठीक। तो इनका मतलब ये होता है कि व्यक्ति का हित और समाज का हित एक ही है। मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सवाद का जहां नाम आएगा 2 चीज एकदम ध्यान रखिएगा। पहला, किसी भी चीज से राजनीतिक और सामाजिक आधारों से ज्यादा, कानूनी आधारों से ज्यादा आर्थिक आधार को महत्व देना है। ठीक। और इसके अलावा मार्क्सवाद की कुछ की पॉइंट्स है, जैसे वर्ग संघर्ष है, जैसे आर्थिक, जैसे 2 वर्ग होते हैं, पूंजीपति और मजदूर वर्ग, शोषण और संघर्ष की बात, अधिकार की बात। तो ये मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ जब आप कहीं भी सुनते हैं तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ आर्थिक पक्ष ज़्यादा है, वर्ग संघर्ष की बात की गई है और राजनीतिक अधिकारों से ज़्यादा आर्थिक अधिकारों की बात की गई है। बहुलवाद का मतलब होता है ऐसा सिद्धांत जिसमें कि सत्ता के एक केंद्र की जगह कई सारे केंद्रों को महत्व दिया जाता है और ये माना जाता है कि इन सब का अध्ययन किए बिना एक पूर्ण परिदृश्य नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो ये कहीं भी या किसी भी सिद्धांत के साथ जुड़ करके ये शब्द आए तो आपको ये की पॉइंट्स इनके ध्यान रखने हैं। हम चर्चा कर रहे थे स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत की। स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत के बारे में मैंने बताया ही कि ऐसे लोग होते हैं जो व्यक्ति के हित को, व्यक्ति की स्वतंत्रता को इतना महत्व देते हैं कि राज्य को भी नकार देते हैं। उनका मानना है कि राज्य उनके कार्यों में हस्तक्षेप कम से कम करे। अब
स्वेच्छातंत्रवादियों ने नागरिकता के अधिकार को इस तरह से माना है कि नागरिकता का अधिकार एक एक समझौते की तरह है। जो नागरिक होते हैं और जो राज्य होता है, राज्य और नागरिकों के बीच समझौता होता है, और राज्य एक सेवा प्रदाता कंपनी की तरह है। जैसे कंपनियां होती हैं, जियो है, रिलायंस है, बजाज है, ये सब सेवा देती हैं, कोई प्रोडक्ट उत्पादन करती हैं, कोई मोबाइल की सेवा दे रही है। तो ये कंपनियां से राज्य उसी तरह एक सेवा प्रदाता कंपनी है और नागरिक उसके उपभोक्ता हैं। मतलब जब तक आपको वो सेवा प्रदान करेंगे तब तक आप उनके सदस्य हैं। जब वो सेवा प्रदान करना बंद कर देंगे तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, या उनके प्रति आपका दायित्व, आपकी निष्ठा समाप्त हो जाएगी, आप उनके कर्तव्यों से मुक्त हो सकते हैं। तो स्वेच्छातंत्रवादियों में रॉबर्ट नॉजिक का नाम प्रमुख है, और उन्होंने राज्य को एक उपभोक्ता, एक सेवा प्रदाता कंपनी की तरह प्रस्तुत किया और व्यक्तियों के हितों को ज़्यादा महत्व दिया इसकी अपेक्षा कि उनकी राज्य के प्रति निष्ठा क्या है। समुदायवादी सिद्धांत स्वेच्छातंत्रवादियों के विरोध में आया। उनका मानना है कि ऐसा नहीं है, व्यक्ति और समाज का हित, व्यक्ति और राज्य का हित अलग अलग नहीं होता। हन्ना अरेंट और वाल्जर इसके प्रमुख वो हैं, प्रमुख चैंपियंस हैं मोहंती सर के शब्दों में। तो ये हन्ना अरेंट और वाल्जर, इनका ये कहना है कि समुदायवादी सिद्धांत जो है वो व्यक्ति के हित और समुदाय के हित एक होते हैं, इसलिए व्यक्ति के हित में समुदाय का हित एकाकार हो जाता है। दोनों को नागरिकता के द्वारा दोनों की पूर्ति होती है, दोनों को अलग अलग करके देखा नहीं जा सकता। इसके बाद आता है मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत, नागरिकता के मार्क्सवादी सिद्धांत में इस बात का महत्वपूर्ण रूप से इस बात का विरोध किया जाता है कि नागरिकता विकास का परिणाम है। मार्क्सवादी एंथनी गिडन्स कहते हैं कि नागरिकता विकास का परिणाम नहीं है। टी.एच. मार्शल का विरोध करते हैं और कहते हैं कि न तो नागरिकता एक रैखिक विकास हुई है जैसा कि ब्रिटेन में हुआ, और ना ही नागरिकता ऐसे धीरे धीरे प्राप्त हुई है, बल्कि नागरिकता का अर्थ ये है कि वर्ग संघर्ष, यानी एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ संघर्ष करता है। जैसे पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग के साथ किया, जो सामंत हैं दासों के साथ किए, किसानों के साथ किए, तो ये दोनों के बीच संघर्ष होता है। और जो विजयी वर्ग होता है वह अपने अधीन वर्ग का शोषण करता है। तो यह विजयी वर्ग के द्वारा स्थापित एक व्यवस्था है। उनका मानना है कि नागरिकता में कहीं भी विकास नहीं बल्कि वर्ग संघर्ष प्रमुख है। एंथनी गिडेंस ने टी.एच. मार्शल के विचारों की आलोचना की और मार्क्सवादी सिद्धांत की वकालत की। इसके अलावा आता है बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत मैंने बताया ही था कि जहाँ बहुलवाद की चर्चा हो वहाँ पे समझ जाइएगा कि नागरिक की वो बहुत सारे केंद्रों की बात करते हैं, केवल राज्य नहीं, केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि बहुत सारे। तो बहुलवादियों का कहना है कि नागरिकता को केवल राज्य के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता, बल्कि राज्य के अलावा भी बहुत सारे केंद्र हैं, समाज है, परिवार है, और ये सब मिलकर के नागरिक के जीवन को प्रभावित करते हैं, नागरिकता के संदर्भों को, संबंधों को प्रभावित करते हैं, परिभाषित करते हैं। इसलिए बहुलवादियों जैसे डेविड हेल्ड हैं, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, तो बहुलवादियों का मानना है कि नागरिकता को समझने के लिए इन सारे संबंधों को समझना पड़ेगा। तो मैंने अभी नागरिकता के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा की। यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए बहुत ज़्यादा बृहद मैंने उनकी चर्चा नहीं की है। अगर आवश्यकता पड़ी आप लोगों को तो मैं इनके बारे में गूढ़ अध्ययन या और अंदर तक जा कर के इनके बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में। तो इस तरह से अब हम आते हैं नागरिकता के बारे में कुछ समालोचनाओं को देखते हैं। समालोचनाओं का मतलब होता है कि उनके बारे में पक्ष और विपक्ष दोनों रखना, उनकी आलोचना करना और जो कमियां रह गई उनको उजागर करना। पहली आलोचना जो नागरिकता सिद्धांत की गई है वो नारीवादियों का है। नारीवादियों का मानना है कि नागरिकता की जो व्यवस्था है, इसमें जो व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं उनमें महिलाओं को तो कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुए। ज़्यादातर राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकारों का जो उपभोग है वो तो पुरुष वर्ग करता है। महिलाओं को तो अभी भी चूल्हा चौकी में ही फंसे रहना है, घर में ही के कामों में ही लगे रहना है। तो ये नागरिकता के अधिकार महिलाओं तक पहुंच ही नहीं पाते। तो अभी भी यहाँ वही स्थिति है जो प्राचीन यूनान में हुआ करती थी कि महिलाएं नागरिक नहीं हैं। हालांकि इनकी बात कुछ हद तक गलत हो सकती है। आप बहुत सारी महिलाओं को देखते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कार्यों में लगी हुई हैं, अधिकारों का उपयोग कर रही हैं, पर पूरी तरह इनकी बात गलत भी नहीं है।
आप देखेंगे कि अभी आधी आबादी होने के बावजूद भी राजनीतिक पदों पर महिलाओं की का प्रतिनिधित्व कितना कम है। 1/3 आरक्षण होने के बाद भी महिलाओं का लोक जो स्थानीय स्वशासन है उनमें कितना उनकी भागीदारी है। 1/3 महिलाएं चुनकर आती हैं स्थानीय स्वशासन में, पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, लेकिन उनके काम कौन करता है? ज़्यादातर उनके काम उनके पति करते हैं। जो एम.एस. श्रीनिवासन, शायद उन्होंने वो किया है, एम एन श्रीनिवास ने इसको प्रधान पति की अवधारणा के रूप में, रजनी कोठारी की बुक में भी इस बात की चर्चा है कि प्रधान पति की अवधारणा आई है कि जो व्यक्ति जो महिला प्रधान है उसके सारे अधिकारों का उपभोग उनके पति कर रहे हैं। तो प्रधान पति की अवधारणा इसमें है। नारीवादियों ने जिस तरह से अपनी अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों के लिए नागरिकता के सिद्धांत का विरोध किया, कुछ हद तक ये सच भी है। और अभी भी नागरिकता के अधिकार, राजनीतिक अधिकार महिलाओं तक उस तरह से नहीं पहुंचे हैं जिस तरह से पुरुषों तक। एक अन्य आलोचना है उपाश्रित वर्ग की। उपाश्रित वर्ग मतलब सबल्टन्स जो हैं उनके द्वारा। सबल्टन वो होते हैं जो धर्म, जाति या किसी भी तरह से किसी के या पद में या आर्थिक अवस्था में, सामाजिक अवस्था में, किसी भी अवस्था में वो व्यक्ति जो दूसरे लिंग के आधार पर, वो व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों के अधीन हो। तो ये यहाँ पे अधीन लोगों की बात हो रही है। सबल्टन वो लोग हैं जो आम जनता है, जिनके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती। ग्रामसी ने सबल्टन के बारे में पहली बार लिखा। अभी तो सबल्टन स्टडीज़ का बहुत बड़ा अध्ययन चल रहा है हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी इस विषय पर वो चल रहा है शोध कार्य वगैरह। तो सबल्टन लोगों का ये कहना है कि जो नागरिकता या नागरिक अधिकारों की बात है, जो राजनीतिक अधिकारों को नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं व्यक्तियों को, उनकी बात है वो तो बड़े लोगों को प्राप्त होती है, शासक वर्ग को प्राप्त होती है। अधीनों को तो फिर भी उन शासक वर्ग के अधीन ही रहना है। तो इसलिए ये नागरिकता के सिद्धांत उनके लिए, सबल्टन्स के लिए अनुपयोगी हैं या उनके लिए होना या ना होना एक जैसा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नागरिकता के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हैं। अब एक बदलते संदर्भ में व्यवहारिक धरातल पर नागरिकता की जो अवधारणा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नागरिकता की जो बदलते संदर्भ में अवधारणा है उसमें ये कहा गया है कि अभी आप देखेंगे कि राष्ट्र राज्य निर्मित होने के बाद नागरिकता के जो आयाम है वो बदल रहे हैं। ज़्यादातर राष्ट्र राज्य अब धीरे धीरे एकत्रित, यूरोपीय यूनियन का आप उदाहरण देखिए। यूरोपीय यूनियन में 20 से अधिक देशों ने इकट्ठा होकर के अपने आप को एक राज्य बना लिया। उनके नागरिक एक दूसरे राज्यों के लिए वोट करते हैं, राजनीतिक पदों पर नियुक्त होते हैं, उनको आवागमन की सुविधा मिलती है। तो ये जो नागरिकता के अधिकार थे वो बढ़ रहे हैं लोगों को। अब तो विदेशी नागरिकों को भी कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त होते हैं जो देशी नागरिकों को प्राप्त होते हैं, राज्य के सदस्यों को प्राप्त होते हैं। बहुत सारी ऐसी संधियां हुई हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने राज्य के बाहर भी हो तब भी अपने कुछ अधिकारों का उपयोग कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बदलते संदर्भों में नागरिकता की अवधारणा में भी, उनके आयामों में भी परिवर्तन आया है। तो इस तरह से नागरिकता सिद्धांत मैंने आप लोगों को बताया। अगर ये BHU का मुख्य द्वार है, सिंह द्वार इसको हम कहते हैं। आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपको अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और आप लोगों को कि काम का साबित हो, मददगार साबित हो। ठीक है, वही मालवीय जी की बात, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए और स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद और महादेव।